आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गौरांग शाह हैं और जय ठक्कर हैं। और अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। जो पहला स्टॉक है आज के लिए वो है सिप्ला। खबर है कि सेरिफ्लो के लिए यूके रेगुलेटर से मंजूरी मिली है। दरअसल सेरिफ्लो जो है वो अस्थमा के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है और ऐसा माना जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज भी एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन इस दवा की ओर से आ सकता है। यूके में जो टोटल बिक्री होती है सेरिफ्लो की वो करीब करीब 28 करोड़ डॉलर तक की होती है। और सिप्ला हमने देखा भी था कि जहां पर फार्मा स्टॉक्स में सेंटिमेंट्स कमजोर हो रहे थे, ये स्टॉक 4.25% के गेंस के साथ बंद हुआ था। गौरांग, सिप्ला पर तो डेफिनेटली आपका व्यू लेंगे ही क्योंकि स्पर्ट हमने देखा स्पेशली टुवर्ड्स क्लोजिंग फ्राइडे को। और सिप्ला के साथ साथ एक डीवीज लैब पर भी आपके कमेंट लेना चाहेंगे। यूएस एफडीए के द्वारा फॉर्म 483 कुछ सीरियस ऑब्जर्वेशंस ने मूड बहुत स्पॉइल किया इन्वेस्टर्स का और स्टॉक जो है वो 22% टूटा। क्या यहां से और करेक्ट हो सकता है या फिर इस डिप को आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं? दीपाली, मेरे ख्याल से जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो बहुत ही गहरे हैं और मेरे ख्याल से अगर जल्द तारीख में इनका निर्णायक तरीके से सुलझाना मसला जो है वो अगर नहीं हुआ तो ये जो फॉर्म 483 है वो तब्दील हो जाएगा वार्निंग लेटर में। और अगर वार्निंग लेटर जारी हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से वो जो फैसिलिटी है डीवीज लैब की, वहाँ से बहुत ही लंबे समय तक किसी भी प्रकार की दवाइयाँ या फिर फाइंडिंग्स एक्सपोर्ट मार्केट में जा कर के बिके उसकी संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है। 22% टूटा है, शायद थोड़ा बहुत दबाव और हो सकता है अगर निर्णायक तरीके से मैनेजमेंट आकर के जल्द कदम नहीं उठाए तो मेरे ख्याल से हाँ, नीचे की और भी आपको स्तर देखने मिल सकते हैं। हमारी कवरेज है लेकिन हम रिव्यू करेंगे जैसे जैसे ये रेजोल्यूशन को लेकर के खबरें आएगी, अच्छी या बुरी। तो फिलहाल तो वैल्यू बाइंग या बॉटम फिशिंग की हम कवायद नहीं करेंगे। जो है, अगर निवेश है आपके पास तो वहाँ पर बने रहें और स्पष्टीकरण का हम इंतज़ार करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सिप्ला पर बहुत बड़ा मार्केट है दवाई को लेकर के और मैं मानता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हमारी कवरेज काफ़ी लंबे समय से सिप्ला पर रही है और ये एक स्टॉक ऐसा है जो 550 और 580-600 के बीच में बहुत बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। लंबी अवधि के नज़रिए से हमारा लक्ष्य करीबन 700 रुपये का है सिप्ला पर। चलिए, ऑटो पैक में भी खबर है वो है M&M के संदर्भ में कि जनवरी से गाड़ियों के दाम बढ़ाएगी और जो क्वांटम है बढ़ोतरी का वो है 26,500 तक गाड़ियों के दाम जो बढ़ सकते हैं। लागत में बढ़ोतरी के चलते ये दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। मारुति सुजुकी में पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि जो दिसंबर के जो बिक्री आंकड़े हैं, जो बुकिंग आंकड़े हैं, वहां पर एकदम से स्पाइक देखने को मिला 7% का। बहुत सरप्राइज था क्योंकि कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन का एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता था। लेकिन जैसी खबर आई उसके बाद मारुति सुजुकी एक तरफा चाल दिखा गया, 112 पॉइंट्स के गेन के साथ बंद हुआ। जय, कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स, M&M और मारुति सुजुकी? वैसे ओवरऑल रजत मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल M&M जो इतने महीनों से या मैं कहूँगा इतने क्वार्टर से एक रेंज में ट्रेड करता आया है, 1450 ऑन दी अपसाइड, 1050-1100 ऑन द लोअर साइड, यही रही है M&M की बड़ी मोटा मोटी एक बड़ी रेंज रही है। अब लोअर एंड ऑफ द रेंज तक आ रहा है तो आई थिंक अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर हो, कोई शॉर्ट हो इस पर, तो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पर शॉर्ट्स कवर कर लेना चाहिए जब तक ये रेंज नीचे की तरफ नहीं टूटती है। और अग्रेसिव ट्रेडर्स अगर मैं कहूँगा ये 1100 के आसपास अगर मिलता भी है तो एक दफ़े लॉन्ग कर चलना चाहिए। वो लेवल्स पे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रह सकता है 1050 के नीचे, फिर से टारगेट कर सकते हैं अपर एंड ऑफ द रेंज। ये रहेगी M&M को रेंज में ही ट्रेड करना पड़ेगा रजत जब तक इस पर से ब्रेकआउट नहीं आता। और रही बात मारुति की, मैं कहूँगा कि इसमें जो ओवरऑल हमें 58-59 लेवल से लेके 49-55,000 लेवल्स तक जो एक बिकवाली देखने मिली है, एक फॉल देखने मिला है जो रजत, वो एक फर्स्ट लेग ऑफ द डाउन साइड है। इसके मंथली चार्ट्स पर एक नेगेटिव क्लोज आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। दिस वीक वी गोइंग टू गेट द मंथली क्लोज एज वेल, और काफ़ी महीनों के बाद एक मंथली नेगेटिव क्लोज मारुति में देखने मिलेगा रजत। वो बहुत ही बड़ा रिवर्सल मेरे हिसाब से होगा। उसकी कहीं ना कहीं लार्जर टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में एक फिफ्थ वेव ऑन द अपसाइड और द थर्ड वेव खत्म होगी। उसका रिट्रेसमेंट मिनिमम अगर मैं देखूँ रजत 38% रिट्रेसमेंट भी तो लगभग 42-4300 के आसपास आता है। तो ये शॉर्ट टर्म में बाउंस है, पोजिशनल ट्रेडर्स उसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू एग्जिट फ्रॉम देयर लॉन्ग्स और क्रिएट शॉर्ट पोजीशंस। गोइंग फॉरवर्ड मारुति में मुझे वन मोर लेग डाउन साइड देखने मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, टाटा स्टील पर भी खबर है कि ब्रह्मानी रिवर पैलेट में हिस्सा खरीद की योजना है। कुल 900 करोड़ में ये सौदा हो सकता है और इंटरनल कैश फ्लो के जरिए ये डील होगी। लेकिन गौरांग, टाटा स्टील पर तो आपके कमेंट्स लेने ही चाहेंगे। ओवरऑल मेटल पर भी एक आउटलुक, क्योंकि पूरा ही मेटल सेक्टर 2016 में एक फ्लेवर रहा है और अब ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान रहे हैं कि 2017 में भी इस सेक्टर की, इन स्टॉक्स की शाइन बनी रहेगी।
हालांकि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो प्रोजेक्टेड यूएस फेड है हाइक एक्सपेक्टेड है, उस दौरान जो प्राइसेस है मेटल के वो थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो क्या एक वॉलेटाइल ईयर विद गेन्स हो सकता है 2017 फॉर मेटल्स? तो दीपाली, मेरे समझ में नहीं आता है ये कि जब इतने बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस आपने 2016 में धातु क्षेत्र से देखे, और ये वही साल था 2016 का। मेरे ख्याल से जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास आपको वेदांता 60 या 70 रुपए में मिल रहा था। हिंडाल्को की भी वही हालत थी। JSW स्टील या फिर JSPL, टाटा स्टील या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ज़्यादातर धातु से जुड़े हुए स्टॉक जो कि लिस्टेड है, वो बहुत ही निचले स्तर पर थे। और जो रिकवरी हमने देखी है उसके पश्चात, तो और वो ज़्यादातर रिकवरी हमने देखी क्योंकि जो हार्ड कमोडिटीज़ है, जो धातु क्षेत्र के जुड़े हुए कंपनीज़ हैं, वहाँ पर प्राइसिंग को लेकर के आपने ऊपर के तरफ के दायरे देखे और उसका ही रुझान सकारात्मक आपको शेयर के भाव में देखने मिला। अगर आप स्थानीय मार्केट में खपत को देखने जाएँ तो ऐसा कोई बड़ा उत्साह मुझे नज़र नहीं आता, मैं बुनियादी तौर पर बात कर रहा हूँ, और ना ही ऐसा कोई बड़ा उछाल आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में देखा है, फ्लैट या लॉन्ग प्रोडक्ट्स में। तो मैं नहीं मानता हूं कि यहाँ पर आपको बने रहना चाहिए। हाँ, एकमात्र स्टॉक वेदांता अगर 200 के नीचे किसी बुरे दिन आपको लेने मिलता है लंबी अवधि के नजरिए से, वहाँ पर निवेश की कवायद होगी। दो स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट एक है NHPC और एक है JK टायर। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर्स दोनों, एक सेक्टर टूट रहा है और एक सेक्टर पे कहीं ना कहीं खरीदारी है। पावर सेक्टर एक्यूमुलेट हो रहा है और टायर स्टॉक्स में बिकवाली है। सबसे पहले NHPC खबर बताता हूँ आपको। JNK सरकार के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है, 35 साल के लिए PPA किया गया है और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड सरकार के साथ भी PPA किया गया है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंपनी को रिन्यू किया गया। उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया। NHPC एक रेंज बाउंड मूवमेंट बहुत समय से कैरी कर रहा है, लेकिन आज हो सकता है चले। और JK टायर 28 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है, वारंट के जरिए रकम जुटाने को लेकर फैसला हो सकता है। JK टायर के लिए एक बेहतर खबर है। गौरांग, पावर सेक्टर में क्या NHPC पसंद है आपको, और टायर स्टॉक्स पे क्या किया जाए? देखिए, पहले तो ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनियों में हमारी कवरेज टाटा पावर और NTPC पर लंबे समय से रही है रजत, और वो अब भी बरकरार है। और मुझे लग रहा है कि जो भी नीतियाँ या फिर बदलाव सरकार लाने चाहती हैं, और 7/24 ऊर्जा हर एक दूर गांव में एक छोटे से घर में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो वो एक सकारात्मक नज़रिया हमारा है। और इसके साथ साथ ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनी को छोड़ करके अगर आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखना चाहे तो मेरे ख्याल से पावर ग्रिड, REC और एक पावर प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये हमें पसंद है। और हमें लग रहा है कि शायद आने वाले समय में अगर पावर के दाम को, पर यूनिट के दाम को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में ना इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो हमें लग रहा है कि ये कंपनी बेहतर है। और सॉरी, दूसरा क्या प्रश्न था आपका, मैं भूल गया। सर, टायर सेक्टर पे क्या किया जाए? आज JK टायर पे तो पॉजिटिव खबर है, इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, वारंट को लेकर, रकम जुटाने को लेकर फैसला हो सकता है, लेकिन पूरा ही टायर सेक्टर भी आपको कैसा लग रहा है? तो एक रबर के दाम में चाइनीज कमोडिटी मार्केट में हमने देखा कि कुछ करेक्शन आया, और उसके फलस्वरूप हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो भी लिस्टेड एंटिटीज़ है टायर रिलेटेड, वहाँ पर भी करेक्शन आया। अब अगर मैं ऑटो सेक्टर पर बुलिश हूँ तो मुझे कोई नज़रिया या फिर कोई संकोच नहीं होगा कि मैं टायर सेक्टर पर क्यों बुलिश न रहूँ, क्योंकि एक बहुत ही मेन कोर इनपुट कंपोनेंट है ओरिजिनल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनियाँ। और मैं मानता हूँ कि जो भी कंपनियाँ हमारी कवरेज में, मिसाल के तौर पर सीएट, JK टायर, अपोलो टायर, MRF जैसी कंपनियाँ हैं, वो सक्षम है किसी भी तरीके से अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है इनपुट कॉस्ट को लेकर के तो वो पास ऑन करते हैं उपभोक्ताओं को। और मैं नहीं मांगता कि इसके कारण आपको निराशा होनी चाहिए। और एक बात है रजत के, रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन सब टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो हमारा नज़रिया सकारात्मक है अगर लंबी अवधि का नज़रिया आपका तो। जी, अभिजीत पॉल भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं अभिजीत से। अभिजीत, गुड मॉर्निंग। अभी हम पावर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, लेकिन जो पावर फाइनेंसिंग कंपनियां हैं जैसे कि PFC, REC, ये दोनों स्टॉक्स करेक्ट हुए पिछले सेशन में, दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। क्या ये प्रॉफिट बुकिंग इस हफ्ते और स्ट्रेच हो सकती है? मॉर्निंग दीपाली। वेल, फॉर अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो लास्ट वीक PFC REC में शॉर्ट टर्म डिप देखने को मिला था, इट कैन एक्सटेंड अ लिटिल बिट मोर। इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है, बट देयर इज स्टिल सम रूम, कीपिंग इन माइंड कि फ्राइडे का जो क्लोजिंग था
especially for a stock like PFC closing very near the day's low. I sense कि थोड़ा बहुत सेलिंग इसमें बाकी है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जब मैं इसका वीकली मंथली चार्ट्स देखता हूँ बोथ REC एंड PFC, you know, the long term to medium term price structures is quite intact, uptrend is intact, and these kind of chart structures should be looked to bought into close to supports. Keeping in mind कि trend अभी तक intact है, the long term trends, PFC REC should be actually looked into from an accumulation point of view. कुछ और स्टॉक्स जो आज न्यूज़ फ्लो में और जहां पर हलचल देखने को मिल सकती है, उसमें एक स्टॉक है ONGC GSPC में 80% हिस्सेदारी खरीदी कंपनी, और ये जो कुल सौदा है ये 99.57 करोड़ US डॉलर्स में होने का अनुमान है। तो ONGC इसके चलते यहाँ पर आज एक्शन में रहेगा। जय, ये जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं ONGC, केन जैसे स्टॉक्स, ये ऊपरी स्तरों पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग के मोड पे आ गए हैं, क्या इस स्तर पर ONGC या फिर केन पे इन्वेस्टमेंट की सलाह देंगे आप? नहीं रजत, केन पे डेफिनेटली मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की एज ऑफ नाउ सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा, रजत के नीचे जब एक अच्छी ब्रेकआउट आया था केन में 160 के आसपास, तब हमने एक बाय रिकमेंड दिया था, इस पर एक नोट भी निकाली थी। टारगेट हमारा था ऑन दी अपसाइड 246 के आसपास, जो हमें देखने भी मिला। नाउ आई थिंक वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ इसमें एक सेल क्रॉसओवर देखने मिल रहा है केन में। तो मेरी तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। एक बाउंस आने को आ सकता है रजत, बट देन कोई बड़ा बाउंस मुझे केन पे नहीं लग रहा है। आई थिंक ऑन दी अपसाइड अब 276 से 279 की रेंज में बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं करता, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता केन, आई थिंक आई वुड बी रियल स्केप्टिकल कि इसमें एक अप मूव देखने मिले। तो केन में तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। ONGC में भी रजत मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन दी अपसाइड एक काफ़ी अच्छा मूव देखने मिला है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ सेल देखने मिला है। तो यहाँ पे भी मेरी एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एक रेजिस्टेंस है ONGC में 203 के आसपास, आई थिंक जब तक वो निकलता नहीं है तब तक सेल करने की सलाह रहेगी। प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस लेवल पे।